नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट, ये बात क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने 2001 में 16 साल के अंबती रायडू के लिए कही थी, जिन्होंने छोटी उम्र से ही अपने फ्लुएंट स्ट्रोक प्ले से सबको इंप्रेस कर दिया था। सिर्फ 3 सालों के अंदर उन्हें अंडर 19 टीम का कैप्टन भी बनाया गया। फिर वहां से मुंबई इंडियंस और सीएसके के रास्ते वो इंडियन टीम में पहुंचे, जहां आईपीएल में उन्हें एक एंकर व संभले हुए प्लेयर की तरह देखा जाता था। वहीं इंडियन टीम में वो कई बार इग्नोर किए गए। पहले ट्राइड एंड टेस्टेड रायडू की जगह सिलेक्टर्स ने शंकर को चुना, फिर शिखर की इंजरी के बाद अग्रवाल और फिर पंत। रायडू ने भारत के लिए 55 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसमें 47 की एवरेज के साथ उनका स्ट्राइक रेट 80 का रहा है। अपने 1700 रन के साथ उन्होंने हमेशा ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की कैपेबिलिटी दिखाई थी। लेकिन जब उन्हें 2019 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया तो पॉलिटिक्स से तंग आकर रायडू ने गुस्से में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। ऐसे ही इंडियन क्रिकेट में नए नए प्लेयर्स रोज उभर के आते हैं। कोई नेक्स्ट कपिल देव बनने वाला था तो कोई नेक्स्ट धोनी, लेकिन पावर स्ट्रगल और गलत टाइमिंग की वजह से जो हिस्ट्री लिखने आए थे वो खुद हिस्ट्री बन के रह गए हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं 8 अनलकी हीरोज की बात करेंगे जो टैलेंट के बावजूद किस्मत के मारे रह गए। हमारी लिस्ट में सेकंड नाम है इरफान पठान का, जिसे एक टाइम पर लोग इंडिया का नेक्स्ट कपिल देव भी कहते थे। वो एक ऐसे बॉलर थे जो अपनी लीथल स्विंग गेंदबाजी से किसी भी बैट्समैन को तंग कर सकते थे, लेकिन पठान कभी भी टीम में अपनी जगह पक्की कर नहीं पाए। इसका सबसे बड़ा रीजन था कैप्टेंसी चेंज। उनके करियर के दौरान कैप्टेंसी में शिफ्ट देखा गया, जहां राहुल द्रविड़ के बाद टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में आई। शुरू में द्रविड़ ने इरफान को एज अ मेन बॉलर ही यूज किया, जिसके चलते उन्होंने कई नामी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन धोनी ने पठान को एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पर यूज करना चाहा। टीम में अपने इस रोल चेंज की वजह से पठान ने अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों में से ही वो स्पार्क खो दिया। जब तक वो इस चेंज को अपना पाते, टीम इंडिया बुमराह और हार्दिक जैसे प्लेयर की तरफ बढ़ चुकी थी। पठान ने अपने करियर में 29 टेस्ट मैचेस खेले हैं। एक ऑलराउंडर के लिए 32 की डिसेंट बैटिंग एवरेज और 100 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड होना एक इंप्रेसिव बात है, लेकिन अपने करियर के सेकंड हाफ में इंजरीज और न्यू टैलेंट की वजह से ज्यादा चांसेस न मिल पाने पर इरफान ने मेजर टाइम बेंच पर ही बिताया। सिमिलर टू इरफान, हमारा नेक्स्ट प्लेयर भी काफी अनलकी रहा, लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल्स में, क्योंकि डोमेस्टिक में तो रन और चांसेस दोनों बहुत आए। बंगाल के इस डायनेमिक बैट्समैन ने 2006-07 के रणजी ट्रॉफी सीजन में आग लगाई हुई थी। 99.5 की अमेजिंग एवरेज से उन्होंने 800 रन बनाए थे। केन पीटरसन को अपना आइडल मानने वाले मनोज तिवारी ने अपने टेक्निक से काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन उनका बैड लक यही था कि वो रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गजों के साथ क्रिकेट खेलने आए। 2007 में उनका डेब्यू बांग्लादेश टूर पर होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले शोल्डर इंजरी के कारण वो 1 साल के लिए साइडलाइन हो गए। तब उनकी जगह रोहित शर्मा ने ओडीआई में डेब्यू किया। फिर 2008 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्हें एक और चांस मिला, लेकिन सिर्फ 2 रन पर आउट होने की वजह से उन्हें अगले 3 साल तक टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 2011 में तिवारी ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक मैच सेविंग सेंचुरी बनाई, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया, लेकिन उनका बैड लक पीछा कहां छोड़ने वाला था। ट्राई सीरीज और एशिया कप दोनों के लिए ही उन्हें कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि तब तक रोहित मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह खोज रहे थे। तिवारी का बैड लक यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि श्रीलंका के अगेंस्ट 65 रन और 4 विकेट चटकाने के बाद भी उन्हें अगले पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज के लिए इग्नोर किया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन और 50 की एवरेज होने के बावजूद इंजरीज और कम अपॉर्चुनिटीज ने उनका करियर रोक दिया। डोमेस्टिक में मनोज एक ब्रिलियंट फील्डर भी थे, जो आज इंडियन टीम के बिगेस्ट इफ बनकर रह गए हैं। हमारे नेक्स्ट प्लेयर को आईपीएल फैंस एक रिलायबल बैटर के रूप में याद करते हैं, जो सीएसके के लिए शुरुआती सीजन्स में सेवियर का रोल निभाते थे, लेकिन उनका इंटरनेशनल करियर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की कहानी है। मैं बात कर रहा हूँ एस बद्रीनाथ की, जिन्होंने 2007 में जिम्बाब्वे और केन्या के अगेंस्ट मैचेस में शानदार परफॉर्मेंसेस दी थी और सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उस साल उन्होंने डोमेस्टिक सीजन में 650 से ज्यादा रन बनाए थे, वो भी 66 की इंप्रेसिव एवरेज के साथ। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टीम में सिलेक्ट किया गया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें एक भी गेम में चांस नहीं मिला। 2008 में जब इंडिया ने श्रीलंका का टूर किया, तब उन्हें फाइनली अपना डेब्यू किया। पहले मैच में ही बद्रीनाथ ने एमएस धोनी के साथ एक लंबी पार्टनरशिप बनाई और टीम को जीत दिलाई। उन्होंने मुथैया मुरलीधरन और अजंता मेंडिस जैसे बॉलर्स के अगेंस्ट अपना टेम्परामेंट और टेक्निक दिखाई, लेकिन उस सीरीज के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उसी साल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्हें स्क्वाड में वापस लिया गया, लेकिन प्लेइंग 11 में अभी भी जगह नहीं मिली। सच्चाई तो ये है कि राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और एमएस धोनी के होने की वजह से मिडिल ऑर्डर में जगह बनाना काफी मुश्किल था। बद्रीनाथ का टैलेंट और कंसिस्टेंसी अनक्वेश्चनेबल था, लेकिन उनकी टाइमिंग और कंपटीशन ने उनके इंटरनेशनल करियर को हमेशा एक स्टेप पीछे रखा। उनका सफर एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी टैलेंट के बावजूद
किस्मत क्रिकेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे नेक्स्ट प्लेयर का सफर भी टैलेंट और कंपटीशन के बीच एक स्ट्रगल की कहानी है। ग्राउंड पर फियरलेस एंट्री के लिए मशहूर उथप्पा द्रविड़ की कैप्टेंसी के अंडर एक रेगुलर मेंबर थे। 2006 में उन्होंने अपने डेब्यू मैच में इंदौर के ग्राउंड पर 86 रन बनाए थे और अपने करियर की शानदार शुरुआत की। उसके बाद वो 2007 के T20 वर्ल्ड कप और 2008 के CB सीरीज की विनिंग स्क्वाड का हिस्सा भी थे। लेकिन 2008 का साल उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एशिया कप में एक तो गंभीर ओपनर के रूप में चमके और दूसरा सुरेश रैना ने भी 2 शतक ठोक दिए थे। तब रॉबिन सिर्फ 37 रन के साथ काफी पीछे रह गए। उनकी इनकंसिस्टेंसी उनके अगेंस्ट चली गई और सीरीज के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद इंडियन बैटिंग लाइनअप में सचिन, गंभीर, सहवाग और फिर विराट कोहली की इमरजेंस ने उनके लिए जगह और मुश्किल कर दी। 2014 IPL में उनका एक छोटा सा कमबैक आया जहां 660 रन बनाकर उन्होंने ऑरेंज कैप जीता था। लेकिन जब उन्हें बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के अगेंस्ट नेशनल टीम में चांस मिला तो अपना IPL फॉर्म रेप्लिकेट नहीं कर पाए। 8 इनिंग में सिर्फ 138 रन बनाने की वजह से उन्हें टीम इंडिया से एक बार वापस ड्रॉप कर दिया गया। रॉबिन उथप्पा का सफर एक प्रॉमिसिंग टैलेंट की कहानी है जो सिर्फ क्रिकेट इतिहास के पन्नों पर ही रह गया। उनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और ज्यादा कंपटीशन उनके इंटरनेशनल करियर को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाया। उथप्पा तो काफी बड़ा नाम हो गया, लेकिन हमारे नेक्स्ट प्लेयर को तो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इन्होंने चाहे इंटरनेशनल में इतने झंडे ना गाड़े हों, लेकिन डोमेस्टिक में ये काफी जाना माना नाम था। मैं बात कर रहा हूँ अभिनव मुकुंद की। ये लाइमलाइट में तब आए जब मुरली विजय के साथ मिलकर इन्होंने 400 रन की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। हालांकि वो 2008 में अंडर 19 स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उस वक्त उनका फॉर्म कुछ खास नहीं था। फिर भी मुकुंद ने अपने मेंटल स्ट्रेंथ और बैटिंग एबिलिटी के जरिए सबको काफी इंप्रेस किया। रणजी में महाराष्ट्र के अगेंस्ट उन्होंने एक ट्रिपल सेंचुरी लगाकर सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। ये परफॉर्मेंस इतनी इंपैक्टफुल थी कि उन्हें 2011 वेस्ट इंडीज टूर के लिए नेशनल साइड में शामिल किया गया, जहां डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी कंसिस्टेंसी और रन मेकिंग एबिलिटी आउटस्टैंडिंग रही है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइमिंग और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज की वजह से वो सिर्फ 7 मैचेस ही खेल पाए। मुकुंद का सफर एक स्टार्क रिमाइंडर है कि कभी-कभी टैलेंट और हार्डवर्क के बावजूद टॉप पर बने रहने के लिए लक काफी जरूरी होता है। हमारे नेक्स्ट प्लेयर को आज हम कमेंट्री बॉक्स में देखते हैं, लेकिन माइक उठाने से पहले वो एक शानदार स्पिनर थे। मैं बात कर रहा हूँ मुरली कार्तिक की, जिन्हें स्पिनिंग पिचेस पर एक एसेट माना जाता था। कार्तिक ने सन 2000 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वानखेड़े स्टेडियम में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। अपने 8 मैचेस के टेस्ट करियर में कार्तिक ने 24 विकेट लिए हैं, लेकिन उनका टेस्ट करियर सिर्फ 4 साल ही चल सका। ODI फॉर्मेट में भी उन्होंने 37 मैचेस खेले हैं और उतने ही विकेट्स लिए, जिसमें 6 for 27 उनका बेस्ट स्पेल रहा है। मुरली का सबसे बड़ा बैड लक था टाइमिंग, क्योंकि जब वो सीन पर आए उन दिनों अनिल कुंबले और हरभजन जैसे स्पिनर्स अपने प्राइम पर थे। कुंबले और भज्जे की डोमिनेंस ने कार्तिक के लिए नेशनल स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल कर दिया था। टैलेंट तो मुरली में इतना था कि एक बार उन्हें कमेंट्री टीम से स्क्वाड में वापस बुलाया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगातार चांसेस नहीं मिल पाए। आखिरी प्लेयर पर जाने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा पृथ्वी शॉ को, जिन्हें बचपन से ही सचिन से कंपेयर किया जाता था, लेकिन फिटनेस और कंट्रोवर्सीज के चलते वो मॉडर्न टाइम में काफी अनलकी रहे हैं। अब बात करते हैं अपने आखिरी प्लेयर की। पार्थिव पटेल ने सिर्फ 17 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू करके सबसे यंगेस्ट इंडियन विकेट कीपर होने का रिकॉर्ड बनाया था। टेक्निकली साउंड और एक रिलायबल विकेट कीपर के रूप में पार्थिव 2003 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी बने थे। लग रहा था कि ये छोटा प्रोडिजी इंडियन क्रिकेट का एक लंबा सफर तय करेगा, लेकिन उनकी बदकिस्मती शुरू तब हुई जब सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ को विकेट कीपर बैटर के रूप में यूज करना शुरू किया। इस मूव ने टीम इंडिया को एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने की फ्लेक्सिबिलिटी दी और पार्थिव को बेंच पर बैठने को मजबूर कर दिया। फिर MS धोनी का अराइवल उनकी कहानी का अगला चैप्टर बना। धोनी के पावरफुल बैटिंग और ग्लव्स के साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के कारण पार्थिव का फ्यूचर अंधेरे में ही चला गया। धोनी के डोमिनेंस के समय पार्थिव को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी लगभग नामुमकिन हो गई थी। अपने पूरे करियर में पार्थिव सिर्फ 25 टेस्ट मैचेस खेल पाए हैं, जिसमें उन्होंने 900 से ज्यादा रन बनाए। एक ऐसे प्लेयर के लिए जिन्होंने 17 साल की उम्र में डेब्यू किया हो, ये नंबर्स काफी कम लगते हैं। पार्थिव का सफर हमें ये सिखाता है कि कभी कभी टैलेंट के साथ किस्मत भी होनी चाहिए। तो ये थे वो 8 प्लेयर्स जो लक की वजह से इंडियन क्रिकेट के अधूरे चैप्टर का पार्ट बने। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि इस लिस्ट में हमें और किस प्लेयर को ऐड करना चाहिए।